Okay, students, we are going to start with illustration number 36. टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब टोटल एसेट्स हमारे पास टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है जी। तो अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इसके बराबर हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 18 लाख, फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख, फिर है शेयर कैपिटल नहीं आएगा इसमें, सिक्योरिटी जनरल रिजर्व नहीं आएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास 20 लाख। ओके, अब आ जाओ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स शेयर होल्डर फंड किसके बराबर होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। अब शेयर होल्डर फंड किसके बराबर होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, वो दी हुई है हमारे पास कितनी? 10 लाख की। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है हमारे पास 3 लाख का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास 5 लाख का, और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हमारे पास, लॉस है 2 लाख का। ओके जी, तो ये इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। 20 लाख का एक था, ओके, और 5 लाख का करंट लायबिलिटी। तो ये कितनी आ गई? 13 और 5 18, 16 लाख प्लस 25 लाख इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 41 लाख डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट 20, तो ये आ जाएगा 2.05 रेशियो। अब नेक्स्ट चलते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल डेब्ट दे रखा है आपके पास 30 लाख रुपीस, ओके, और शेयर होल्डर फंड दे रखा है 12 लाख रुपए, ओके जी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 लाख ये है और ये 12 लाख है। शेयर होल्डर फंड किसके बराबर होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट के, और यहाँ पे कितना है? 12 लाख, और 12 लाख इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस 30 लाख, और टोटल एसेट इज इक्वल टू 42 लाख। ओके जी, ये आ गया आपके पास टोटल एसेट कितना आ गया? 42 लाख आ गया। अब आपके पास क्या चाहिए आपको? डेब्ट। डेब्ट किसके बराबर होगा?
टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट। अब शॉर्ट टर्म डेब्ट कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल दे रखा है, किसके बराबर होता है? किसके बराबर हो गया? 9 लाख। तो 9 लाख, सी ए कितना है? 15 लाख माइनस सी एल, और सी एल इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 9 लाख, कितना आ गया? 6 लाख। और डेब्ट कितना है यहाँ पे? डेब्ट किसके बराबर हो जाएगा? टोटल डेब्ट 30 लाख माइनस 6 लाख, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 लाख। अब टोटल डेब्ट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट रेशियो कितना है? 42 लाख डिवाइड बाय 24, तो ये आ गया 6 से 7/4, तो ये आ गया 1.30। So this is how this is to be done. अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 38। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? 40 लाख का। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है आपके पास 24 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आ गया? और लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू 24 लाख, तो 16 लाख आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट कितना आ गया? 16 लाख प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना है? 4,80,000, ये आ गया 20,80,000। ठीक है, शेयर होल्डर फंड किसके बराबर था? टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? शेयर होल्डर फंड में आपके पास 24 लाख है, टोटल एसेट आपको ढूंढना है, टोटल डेब्ट है 20,80,000, तो टोटल एसेट कितना आ जाएगा आपके पास? 44,80,000। अब टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो आ जाएगी 44,80,000 डिवाइडेड बाय कितना है डेब्ट? 16 लाख। ओके जी, तो ये आपके पास रेशियो बन जाएगी 2.8:1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो।
ये क्या है, इसको कहते हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है जी। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 39, क्या कुछ करना है, डेब्ट इक्विटी टोटल और तीनों निकालनी है। तो पहले तो डेब्ट इक्विटी निकालते हैं। डेब्ट कितना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिबेंचर्स कितने हैं, 3 लाख के, 3 लाख के डिबेंचर्स आ गए। इक्विटी कितना है, 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस कितनी है, 1 लाख की। जनरल रिजर्व कितना है, 180 का। 120 का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बस ये आ गया 3 लाख डिवाइड बाय 6 और 7 लाख। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास। अब चलते हैं सेकंड बी पार्ट है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट कहाँ से निकलेगा, टोटल एसेट तो दिया नहीं है। वी हैव शेयर होल्डर फंड। फंड किसके बराबर होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। अब शेयर होल्डर फंड क्या था आपके पास, 7 लाख रुपए। टोटल एसेट कितने थे वो ढूंढने हैं। टोटल डेब्ट किसके बराबर है, डेब्ट तो आ गया 3 लाख लॉन्ग टर्म, ये तो लॉन्ग टर्म लोन है। और फिर आपके पास ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 160 और आउटस्टैंडिंग 40। ठीक है जी। तो ये आ गया 7 लाख माइनस, नहीं प्लस 5 लाख। ठीक है जी। तो कितना आ गया, 12 लाख अपॉन 3 लाख। ये आ गया 4:1। ओके जी। प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, तो शेयर होल्डर फंड कितना है आपके पास, देखो 7 लाख का शेयर होल्डर फंड है और टोटल एसेट्स कितने हैं, 12 लाख। तो अब ये आ गया, ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43। हाँ जी,
यहाँ पे क्या निकालना है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहले तो शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड किसके बराबर है? 1 लाख के इक्विटी, 40,000 की प्रेफरेंस, 60,000 के रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट 30,000 की। नहीं, इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों आएगी? ठीक है जी। और कुछ है? नहीं। तो ये किसके बराबर हो गया? 2 लाख रुपए का। और शेयर होल्डर फंड किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट के बराबर। ओके, अब यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है। इक्विटी अपॉन दो सौ 20 लाख में 5 लाख रह गए, और ये रह गए। और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 लाख। ओके, अब फिक्स एसेट्स किसके बराबर होते हैं? टोटल एसेट माइनस तो कितने? 2,50,000 माइनस करंट एसेट दिया हुआ है 70,000। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 30,000। तो कितना रह गया? ये आ गया आपके पास फिक्स एसेट्स। ओके जी। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है? आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इसको दिया हुआ उन्होंने 0.6/1। तो हम ऐसे कर दें 60,000 अपॉन 1 लाख लिख लें, तो एक ही बात है। ठीक है। अब इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो इक्विटी कैपिटल बढ़ गई आपके पास। ओके, इक्विटी कैपिटल बढ़ गई तो आप पहले केस में 60,000 अपॉन 1 लाख थे, 40,000 का ये आ गया। नए शेयर्स बढ़ गए और नीचे भी बढ़ गया, तो ये आ गया 1 लाख अपॉन 140। तो कितना आ गया? 10/14। ये आ गया 5/7। ये कितना बन गया? 7/7 49। 10। तो ये आ गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब आ जाओ सेकंड केस।
इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो दोनों फिक्स एसेट बढ़ गए, ठीक है जी, इधर से शेयर्स बढ़ गए, उधर से मशीनरी बढ़ गई, तो टोटल एसेट्स बढ़ गए आपके और शेयर्स भी बढ़ गए, तो इंक्रीज हो जाएगा सेकंड केस। ओके, थर्ड केस आ जाओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। तो फिक्स एसेट्स तो बढ़े मगर क्या कहते हैं आपकी इक्विटी नहीं बढ़ी, शेयर होल्डर फंड में तो डिबेंचर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो डिक्रीज हो जाएगा थर्ड केस। ओके, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो यहाँ पे डिबेंचर से इक्विटी पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, मगर कैश चले गया तो आपका फिक्स टोटल एसेट कम हो गए, टोटल एसेट कम हो गए तो चौथे में इंक्रीज कर जाएगा। ओके, फिफ्थ पे आ जाओ, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी बढ़ जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेट्स पे तो इंक्रीज कर गया। फिर क्या है, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय कंपनी। तो बायबैक से कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश गया शेयर्स आए नहीं, आपने अपने शेयर्स खरीद लिए वापस, तो मार्केट से शेयर्स भी खत्म हो गए और कैश भी खत्म हो गया आपकी कंपनी से, तो नो चेंज। फिर आ जाओ, नहीं नो चेंज नहीं, 60,000 थे, 10,000 के शेयर खरीद लिए वापस। ओके, 0.6 से नीचे आ गया, डिक्रीज कर गया। सेवंथ पे आ जाओ, परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश। कैश गया, फिक्स एसेट आए, तो कोई चेंज नहीं होगा, एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। तो इससे क्या हुआ, फिक्स एसेट बढ़ गए मगर इक्विटी कम हो गई, तो डिक्रीज कर जाएंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 80,000। तो फिक्स एसेट कम हो गए, ओके, फिक्स एसेट कम हो गए तो बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है देखने वाली, देखो इक्विटी शेयर में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस P&L क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे तो लॉस हो गया 20,000 का, तो 60 में से
20,000 यहाँ से चले गए और 1,00,000 में से 20,000 का लॉस हो गया, तो ये आ गए 40 डिवाइड बाय 80,000, तो डिक्रीज हो जाएगा। 10th देखो, सेल ऑफ फिक्स 2.5 लाख, तो प्रॉफिट इक्विटी भी बढ़ गई और एसेट्स भी बढ़ गए, तो इंक्रीज कर जाएगा। 60,000 में 50,000 और ऐड कर दो, और इधर क्या है 1,00,000 में, तो 1,10,000, 1.5 लाख, 11/15, ठीक है। तो 15 से 5 8 120, 7 से 105 हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ा आपके, ओके। कोई कैश नहीं आया, कोई नए शेयर्स नहीं इशू है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड, ठीक है जी। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 45, ठीक है जी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना है 6,00,000, तो टैक्स रेट था 40%, तो हम क्या करेंगे, और 40,00,000 के क्या दिया हुआ है आपके पास, 12% डिबेंचर्स, ओके। देखो जी 6,00,000 है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है, ठीक है। ये आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स मतलब 100 में से 40% निकाल दिया तो वो इसके बराबर है, मीन्स 60% है ये। तो अब क्या करेंगे, 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6,00,000 है, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया 6,00,000 इंटू 100/60, तो ये आ गया एनपी बिफोर टैक्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कर देते हैं। डिबेंचर्स पे कितना, 40,00,000 पे 12%, ओके। 4,80,000, तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 14,80,000। अब इसे ICR होता है 14,80,000
डिवाइड बाय 4,80,000, ठीक है, इंटू, या परसेंटेज निकाल लो, या 148/48, तो कितना आ गया आपके पास? 3.08 टाइम्स, ये है आपके पास, ठीक है जी। अब अगर वो कह रहा है कि 5 लाख के डिबेंचर रिडीम कर देते हैं, इफ वी रिडीम 5 लाख डिबेंचर्स, तो टोटल डिबेंचर कितने रह जाएंगे? 35 लाख, ठीक है। और वो तो अब इस पे 12% कितना हो जाएगा? 36 और 6 42, 4,20,000, तो PBIT क्या हो जाएगा? 14,20,000। तो ICR कितना हो जाएगा? 142/42 किससे? किस 71, 3 से 63, 63 तो 80, 80 तो 4 से 3.3, 3.3, तो कितना हो गया? 63, 80, 70, 170, तो 6 से 7 से 8 से 3.38, ओके, टाइम। सो with redemption of 5 lakh of debentures, okay, total ICR will, ओके, अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन 46 पे, ओके जी। इलस्ट्रेशन 46, अभी इलस्ट्रेशन 46 आप ही करना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टर्नओवर रेशियोज, ओके। अब टर्नओवर रेशियोज इसके बाद हैं, those turnover ratios are up to question number 88, okay. So tomorrow we will be studying about turnover ratio.